मुझे लगा कि क्यों ना आज आपसे एक कहानी शेयर करूं, और ये बहुत लंबे सालों तक चला और बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिन्होंने इसकी लंबी लड़ाई लड़ी, सरकार से, अदालत से, ह्यूमन राइट्स के और जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे, यूएन से, रेड क्रॉस सोसाइटी से, लेकिन आज तक पता नहीं चला। मैं बात कर रहा हूँ 50 साल पहले की, 1971 इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब जंग हुई थी, और उस जंग के बाद बांग्लादेश का बाकायदा बंटवारा हुआ था और बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना था। उस जंग के दौरान बाद में वो जंग जीते और पाकिस्तान के करीब 93,000 जो जवान, वहाँ की आर्मी, वो सरेंडर करने पे मजबूर हुए। सरेंडर कराया हम लोगों ने। हालांकि सरेंडर के बाद शिमला एग्रीमेंट के तहत उन सबको छोड़ दिया गया था और वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन इसी जंग के दौरान हमारे 54 जवान, अफसर, जो प्रिजनर ऑफ वॉर जिनको हम कहेंगे POW, युद्ध बंदी, इस जंग के दौरान 54 ऐसे लोग थे जिनको पाकिस्तान ने बंधक बना लिया था, जैसे अभी अपने विंग कमांडर अभिनंदन को बनाया गया था। और 1971 में बाद में इनको जो मीडिया में और अखबारों में जो नाम आते थे वो द मिसिंग 54 के नाम से, ये केस बड़ा फेमस है, द मिसिंग 54। 54 ऐसे हमारे सेना के, एयरफोर्स के, जो पाकिस्तान ने जिनको बंधक बना लिया था। इनकी लगातार बातचीत होती रही पाकिस्तान से, इनकी वापसी की कोशिशें होती रही। वक्त बीतता गया, मिले नहीं, मिसिंग 54 नाम दे दिया गया। देन जो अपनी गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको फिर मिसिंग इन एक्शन नाम दिया, MIA, मिसिंग इन एक्शन। देन किल्ड इन एक्शन। इसके बाद क्योंकि वक्त बीत रहा था, इनका कोई पता नहीं चल रहा था, मिल नहीं रहे थे, तो बहुत दिनों तक शुरू में हमें ये लगा कि ये जो 54 लोग हैं ये शायद जिंदा नहीं है, एक्शन में मारे गए या पाकिस्तान ने मार दिया, बट ये प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे पाकिस्तान की जेल में नहीं है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसे सबूत धीरे धीरे आने शुरू हुए जिससे पता चला कि नहीं, ये 54 के 54 जो हैं ये मरे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे में और पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में इनको रखा गया है और पाकिस्तान सच को छुपा रहा है। ये जो 54 लोग थे, इनमें से 30 इंडियन आर्मी के थे और 24 ये इंडियन एयरफोर्स के थे। अब जो आर्मी के थे 30, उनमें से एक लेफ्टिनेंट, 8 कैप्टन, 2 सेकंड लेफ्टिनेंट, 6 मेजर, 2 सूबेदार, 3 नायक लेफ्टिनेंट, 1 हवलदार, 5 गनर और 2 सिपाही, ये सारे सेना से थे। जबकि जो 24 इंडियन एयरफोर्स से थे उनमें से 3 फ्लाइट ऑफिसर थे हमारे, 1 विंग कमांडर थे जैसे अभिनंदन, जबकि 4 स्क्वाड्रन लीडर थे जैसे नचिकेता जो 1999 में जिसको छोड़ा गया, और 16 फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। तो 54 ये लोग थे जिनके बारे में शुरू में काफी कोशिश की गई, लेकिन पता चला कि ये पता नहीं जिंदा है नहीं है। लेकिन वक्त बीत और पाकिस्तान लगातार नकारता रहा, मना करता रहा कि हमारे पास ऐसे कोई प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे इनके जिंदा होने, पाकिस्तान में होने के अलग अलग लेवल से सबूत मिलने शुरू हो गए। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं ये मतलब आप में से भी बहुत लोग जानते होंगे, कोई भी जब जंग होती है, आर्म फोर्सेस जब जंग लड़ती है, तो उनके सामने सिर्फ 4 संभावनाएं होती हैं, 4 चीजें हैं जो हो सकती हैं किसी भी कंट्री के फोर्सेस के लिए। पहला, वो उस जंग को जीते, विनर हो और सुरक्षित हो, सेफ लौट कर आए। दूसरा, वो जख्मी हो गया हो। तीसरा, वो उस जंग में मारा गया हो, शहीद हो गया हो। या फिर चौथा, वो दुश्मन मुल्क के हाथों पकड़ा गया हो, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर, POW हो गया हो। यही 4 सूरत हाल होती है, यही 4 संभावनाएं होती हैं जो एक जंग का नतीजा होती हैं। ये जो 54 थे, ये चौथे वाले कैटेगरी में आते थे। ये ना मारे गए, ना जख्मी हुए, बल्कि इनको पाकिस्तान ने बंदी बना लिया और पाकिस्तान नकारता रहा। हम लोगों ने भी हिम्मत हार दी थी और ये लगा था कि शायद जिंदा नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर
सबूत मिलते गए। पहला सबूत जो मिला इनके जिंदा होने का वो 1971 के बाद 1972 में एक सबूत आया था, लेकिन तब हमें लगा कि चलो एक ही के बारे में है, क्या पता शायद यही एक बचा हुआ। पाकिस्तानी रेडियो ने ऐलान किया था, पाकिस्तानी रेडियो ने, कि हिंदुस्तान का एक जो फौजी है वो हमारे कब्जे में है, जेल में, कोट लखपत जेल में, लाहौर में। इसके बाद धीरे धीरे हमारे इन 54 में से 13 लोगों के जिंदा होने के सबूत मिले, जिन्हें देखा गया जेलों में, जिनके बारे में पाकिस्तान रेडियो ने बाकायदा ऐलान किया, और फिर इस बात की पुष्टि हुई कि नहीं, ये लोग मारे नहीं गए, ये मरे नहीं हैं, ये बल्कि पाकिस्तान की जेल में है। अब इनके फैमिली वाले, जाहिर सी बात है, जो 54 मिसिंग थे, उनकी फिक्र हुई, उनको चिंता हुई, सरकार पे दबाव डालना शुरू किया। सरकार ने पाकिस्तान से, यूएन को बीच में डालकर रेड क्रॉस सोसाइटी से कोशिश की कि इनका पता लगाया जाए, लेकिन पाकिस्तान लगातार नकारता रहा। इसके बाद 1979 में, मतलब 18 साल के बाद इनके गायब होने के, पहली बार पार्लियामेंट में ये इशू उठा और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने उस वक्त उनसे पूछा गया कि इन 54 का स्टेटस क्या है, कहाँ है। और ये इसलिए लोकसभा में मामला उठा था कि इनकी जो फैमिली थी वो लगातार प्रेशर बना रही थी, और वो यूनाइटेड नेशन तक गए, इंटरनेशनल कमेटी जो रेड क्रॉस है वहां तक पहुंचे। तो इस दबाव के बाद फिर सरकार को लोकसभा में ये सवाल उठा और सरकार से पूछा गया, तो सरकार ने जवाब दिया था कि उन्हें इनके बारे में पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। और ये एक लड़ाई चलती रही, और इस लड़ाई को जिंदा रखा था 54 जो मिसिंग थे हमारे एयरफोर्स के और सेना के, उनकी फैमिली के लोगों ने। कोशिशें तमाम होती रही, लेकिन कोई हल नहीं मिला। 13 लोगों के सबूत मिले, उन 13 के जरिए पता चला कि बाकी लोग भी जेल में हैं। पहली बार करीब इस पूरे मामले के 19 साल के बाद या 18 साल के बाद 1989 में पाकिस्तान में जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी और उनकी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर से, और तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। इन दोनों की मुलाकात दिसंबर 1989 में, दिसंबर 1989 में इस्लामाबाद में हुई थी। और कहते हैं कि उस मुलाकात में पहली बार बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी से यह शेयर किया था कि 1970 वार के जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जो युद्धबंदी हैं, वो पाकिस्तान की कस्टडी में है और उन्हें इसकी जानकारी है, और वो बहुत ही गंभीरता से इस इशू को लेने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को रिलीज करा सके। और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर इन लोगों को रिलीज कर दें। तब तक ये 19-20 साल ही गुजरे थे, और पहली प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो थी जिन्होंने 1989 में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 71 के जो हमारे ये जो 54 जवान हैं एयरफोर्स और आर्मी के, ये सच में पाकिस्तान के कब्जे में और पाकिस्तान की जेलों में है। यहां से एक उम्मीद बंधी कि शायद ये जो द मिसिंग 54 इनकी घर वापसी का रास्ता खुल सकता है। फिर बीच में तरफ लगातार खबरें आ रही थी कि इन लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत मारा पीटा जाता था। कई ऐसे कैदी थे जिनको, ये कैदियों और पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की खबरें आती थी कि कई तो ऐसे हैं जिनको सालों साल उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी, उनको ऐसे जेल के अंदर ऐसी जगहों पे रखा जाता था जहां ना हवा ना रोशनी, दिन है कि रात है पता नहीं। इस तरीके से जुल्म ढाए गए, यातना दी गई, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी। पर 89 में बेनजीर भुट्टो की इस मुलाकात के बाद लगा कि शायद ये लोग हमें वापस मिल जाए, और उस वक्त रिश्ते भी थोड़े सुधरे हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ये वक्ती खुशफहमी थी, थोड़ी सी उम्मीद थोड़े से वक्त के लिए थी। इसके बाद अचानक परवेज मुशर्रफ जो है जब पाकिस्तान की सत्ता संभालते हैं तो वो बेनजीर भुट्टो के इस बयान से पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 1971 का हिंदुस्तान का कोई भी वॉर प्रिजनर नहीं है। और उनके इस बयान के बाद और उनके इस रवैये के बाद एक बार फिर उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। तभी 1972 में, नहीं इस तो 72 में आपको कह रहा हूं, परवेज मुशर्रफ की इस बातचीत के बाद कि नहीं है और
हमारे कोई कैदी नहीं है। फिर ये सवाल उस वक्त गरमाया, मुद्दा उठा कि बेनजीर भुट्टो ने आखिर किस बेस पे कहा, और जो बाकी बीच बीच में खबरें आई 13 पाकिस्तान के रेडियो ने कंफर्म किया इन 54 में से कि वो जेल में बंद है, वो क्या चीज थी। तो एक उस वक्त ब्रिटिश जो बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट थे विक्टोरिया शेफील्ड, इन्होंने पाकिस्तान में रिपोर्टिंग की और उस वक्त ये बेनजीर भुट्टो के जो फादर जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी कोट लखपत जेल में, उससे पहले वो बंद थे लाहौर में, तो ये उस वक्त बातचीत कर रहे थे और वो बीबीसी के लिए वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो इन्होंने एक वकील का इंटरव्यू किया था विक्टोरिया में, जो बीबीसी के कॉरेस्पोंडेंट है, ये लेडी थी, और जो इन्होंने पूरा इंटरव्यू किया उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी भुट्टो ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। उस बुक में इन्होंने मेंशन किया कि उस वकील के बातचीत के आधार पर कि बेनजीर भुट्टो के जो फादर वालिद है जुल्फिकार अली भुट्टो जब कोट लखपत जेल में बंद थे, तो रात को जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत जोर जोर से लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती थी, और वो चीखने की आवाज ऐसी थी कि कलेजा निकल जाए, मतलब बहुत ही तेज आवाज, बहुत ही ऐसा लगता था किसी पे बेइंतहा जुल्म ढाया जा रहा हो, इस तरह की आवाज। तो अच्छा माइक में प्रॉब्लम, सॉरी दीपक कह रहे हैं माइक में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बुक पे लिखा कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो कोट लखपत जेल में बंद थे तो वहां पे उनको रात को बहुत चीखने और इसकी आवाज सुनाई देती थी, ऐसा लगता था कुछ जुल्म ढाया जा रहा है। तो शुरू में जुल्फिकार अली भुट्टो को ये लगा कि शायद ये उस वक्त चुके ज़िया-उल हक के कहने पे इनको बंदी बनाया गया था, तो उनको ये लगा कि ये उनको मेंटली टॉर्चर करने, डराने और धमकाने के लिए ये जेल जो ऑफिशियल है वो इस तरह की चीजें कर रहा है, और ताकि ये परेशान हो जाए और घबरा जाए। और डेली रात को करीब 10 दिन तक उनको ये चीख सुनाई दी शुरू में। तो बाद में इन्होंने अपने वकील को कोर्ट ने परमिशन दी हुई थी, तो वकील से जब मुलाकात होती थी तब उन्होंने कहा कि मुझे रात को डेली इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, कुछ कैदियों के बहुत रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत मारा पीटा जा रहा है। तो वकील ने फिर जेल ऑफिशियल से बाद में बात की, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से क्यों टॉर्चर कर रहे हैं आप जुल्फिकार अली भुट्टो को। और जुल्फिकार अली भुट्टो के कोट लखपत जेल आने के पहले 10 दिन का वाकया है, पहले ही 10 दिन में। तो जेल ऑफिशियल ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को परेशान करने के लिए ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बराबर के जो बैरक में है उसमें कुछ इंडियन वॉर ऑफ प्रिजनर हैं, कैदी हैं जो 1971 में पकड़े गए थे, उनको रखा गया है। और वो उनके साथ जाहिर सी बात है जो ज्यादती होती है तो वो चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो ये उनकी आवाज है और ये कोई ड्रामा नहीं है और कोई जुल्फिकार अली भुट्टो को तंग करने के लिए नहीं है, लेकिन ये उनके साथ जो कुछ भी होता है जेल के अंदर। तो उस लॉयर ने पहली बार यह खुलासा किया कि कोट लखपत जेल में 1970 वॉर के जो अपने बंदी थे सेना के और एयरफोर्स के, ज्यादातर लोगों को वहीं रखा गया था और उनके ऊपर वहीं जुल्म ढाए जाते थे। इसके 10 दिन के बाद खैर जब इन्होंने बताया सब यह हुआ तो उन कैदियों को जुल्फिकार अली भुट्टो के बैरक से कहीं दूर शिफ्ट कर दिया गया ताकि उन्हें फिर शिकायत ना हो। तो ये एक और प्रूफ मिला था कि कोट लखपत जेल में हमारे जो बंदी थे वो काफी, उनकी तादाद वहां पे ज्यादा थी और वहीं रहते थे। इसके अलावा एक अमेरिकन जनरल चक यगेर, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी और उन्होंने लिखा था कि जब ये वहां पे पाकिस्तान में गए थे तो बाकायदा एक इंडियन पायलट से मुलाकात की थी जेल में, और ये इंडियन पायलट 1970 वॉर में पकड़ा गया था जो पाकिस्तान के कब्जे में था, और उन्होंने बाकायदा उसका जिक्र किया था। तो एक सबूत ये था, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इस अमेरिकन जो पायलट ने जिसने इंटरव्यू किया, वो सारी चीजें। फिर बीच बीच में बहुत सारे जो कैदी जेल में रहते थे और वो बाहर आते थे, या अपने कई जो स्पाई वहां पे रहे पकड़े गए और फिर उन्हें छोड़ा गया, वो आते थे तो बताते थे कि हमारे कई जो जवान हैं 1971 के वो उस जेल में और बहुत बुरी हालत में हैं।
तो उनके जरिए भी ये खबरें आई। तो इससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान ने एक्चुअली कभी एक्सेप्ट नहीं किया और चीजें चलती रही। आखिरी में जो इस मामले में पूरी जो सबसे ज्यादा अपडेट है वो 1 सितंबर 2015 का है, जब इन्हीं 54 लोगों में से किसी फैमिली ने फिर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और पूछा था कि हमारे वो लोग कहाँ हैं, जिंदा हैं, नहीं है, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। क्योंकि न जिंदा होने की खबर, न मौत की खबर, न उनकी लाशें, न उनकी जिंदगी की तस्वीरें, तो कोई भी घर वाला कैसे माने और वो किस हालात में रहेगा ये हम आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमारे उन 54 मिसिंग के बारे में कुछ भी आप बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर एक नोटिस भेजा और जिसमें हमारे जो उस वक्त सॉलिसिटर जनरल थे रंजीत कुमार, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। और वहां पे पेशी होने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारा ये मानना है, ये सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो 71 के वॉर में जो 54 लोग पकड़े गए थे वो अब जिंदा नहीं है और पाकिस्तान ने हमेशा उनको कैद करने की बात या उनके अपने यहाँ कैद में रखने की बात से इनकार किया है। तो इसलिए पाकिस्तान के इस इनकार के बाद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय ये मानने के कि वो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। 50 साल पूरे हो गए 1971 के हिसाब से। आखिरी 2015 यानी 4 साल पहले का ये स्टेटस रिपोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। मान के भी हम चले कि 71 में से अगर उनमें से कुछ हैं आज भी पाकिस्तान की जेलों में, तो जाहिर सी बात है उनकी उम्र 70-80 साल से कम नहीं होगी। लेकिन ये बेहद अफसोसनाक इसलिए है, और इस दौरान में जिनेवा कन्वेंशन ऑलरेडी लागू हो चुका था तमाम मुल्कों पर कि आप युद्ध के दौरान पकड़े गए कैदियों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, 8 दिन के अंदर लौटा देंगे, उन्हें मारेंगे पीटेंगे नहीं, उन पर मुकदमा नहीं चलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ, उसकी एक वजह जो है, जो जितने भी आप एक्सपर्ट या डिफेंस एक्सपर्ट ने जो अपनी अपनी राय दी है, एक्चुअली इनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने ऑफिशियली कभी ये डिक्लेयर ही नहीं किया कि हमने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। हाँ, 71 के वॉर में कुछ ऐसे भी थे जिसको उसने प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत हिंदुस्तान को लौटा दिए, लेकिन वही बताया मैंने जैसा आपकी कि गुस्सा और तिलमिलाहट, तो उसने इन 54 लोगों के बारे में ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, छुपाया और इनको जेल में रखा और इनके ऊपर बेइंतहा जुल्म ढाए। और इनमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों की अब जाहिर सी बात है मौत भी हो चुकी होगी, और जिस तरीके से जो हरकतें की गई, 50 साल एक लंबा वक्त होता है, तो 50 साल जेल की 4 दीवारी जुल्म एक किसी भी इंसान को तोड़ के रख दे। बट अफसोसनाक अंत इस कहानी का यही है कि आज 50 साल के बाद भी द मिसिंग 54 जो 71 के हमारे हीरो हैं, एयरफोर्स और सेना के, इंडियन आर्मी के, उनका कोई सुराग नहीं है। हमें यह भी पता नहीं कि किस किस जेल में, एक कोट लखपत का आया था, लेकिन उसके अलावा क्या रावलपिंडी, बाकी मुल्तान और किन किन जेलों में रहे, उनके साथ क्या क्या हुआ, अगर उनमें से मौत हुई तो कब कब किसकी हुई, जिंदा है तो अभी कौन कौन लोग जिंदा है। जबकि 54 के 54 लोगों की लिस्ट है, बाकायदा इनके नाम है जो नाम जारी किए गए, और इसी नाम के साथ में ये लिखा हुआ भी है कि इनमें से 13 ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान में पकड़े जाने के पुख्ता सबूत हैं, खुद पाकिस्तान ने दिए हैं, पाकिस्तानी रेडियो ने दिए हैं, अलग अलग एजेंसियों ने दिए हैं, लेकिन उन 13 जिंदा जो थे उनको भी हम लाने में कामयाब नहीं रहे, और अब तो खैर 50 साल का अरसा गुजर चुका है। तो ये थी उन 54 प्रिजनर्स की कहानी। क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन लौट कर आए हैं, तो मुझे लगा कि हम लोगों को उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो 50 साल से गायब हैं, और विंग कमांडर अभिनंदन जैसे ही हालात में पकड़े गए थे, लेकिन वो लोग इतने खुश नसीब नहीं निकले, और पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आज भी उनकी कोई खबर नहीं है।